नमस्कार। रीट की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज पार्ट 1 इंग्लिश के पेपर के संबंध में। ये हमारी पहली क्लास होगी और हम बात करेंगे अनसीन प्रोज पैसेजेस की। आपके सिलेबस का पार्ट है और सिलेबस में साफ साफ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनसीन प्रोज पैसेज है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, word substitution, parts of speech, tenses, determiners and degrees of comparison। इस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग इनके हेड के नीचे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अनसीन प्रोज पैसेज के बारे में मैं आपको बेसिक आइडिया दूँ, ज़्यादा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए कि आप इस चीज़ को समझें कि अनसीन प्रोज जो पैसेज हैं उनको सॉल्व कैसे करें, कैसे पढ़ें, क्या क्या इसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है वोकेबलरी। आपके पास सफिशिएंट वोकेबलरी होनी ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को समझने के लिए। और ये वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ही हैं जो क्या करते हैं, किसी लैंग्वेज को बनाते हैं। ये तो बात रही केवल समझने की, लेकिन वंस यू आर बिकमिंग ए टीचर you need some expertise on that। ओके, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एनफ से ज़्यादा you need to have command over the understanding of the structures, grammar of the language and obviously the vocabulary and the word formation। This is prime and most important thing। So let's start with comprehension। Comprehension means understanding। In competitive exams, comprehension tests are conducted and they include prose paragraph, passages or poetic stanzas। On the basis of given text, you are asked questions। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्न का जो मोटिव होता है, पर्पज होता है पूछे जाने का, वो ये कि जो कैंडिडेट है उसमें एबिलिटी समझ पाने की जो क्षमता है, अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता है किसी कंटेंट को या किसी इन्फॉर्मेशन है, जो दी गई इन्फॉर्मेशन उनसे जो मीनिंग निकालने की जो क्षमता है वो है कि नहीं है, चीज़ों को इंटरप्रेट कर पाने की क्षमता है कि नहीं है, इसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट किए जाते हैं। अब उन टेस्ट को सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर पाएँ, लैंग्वेज को आप समझ पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि यू नीड टू बी एबल टू फाइंड मीनिंग इन वाट यू आर रीडिंग। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसका मीनिंग आप समझ पाओ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो कुछ भी आप पढ़ें, यू मेक कनेक्शंस बिटवीन वाट यू रीड एंड वाट यू नो ऑलरेडी। जो आप पहले से जानते हैं और जो अभी आप पढ़ रहे हैं उनके बीच में क्या कनेक्शन है। थिंक डीपली अबाउट वाट यू हैव रेड। और जो कुछ पढ़ते हैं उसके बारे में आप गहनता से सोच विचार कर सकें, ये ज़रूरी है।
और ये ज़रूरी इसलिए है कि इसी के बेसिस पे आप क्या कर सक रिस्पॉन्स दे पाओगे। इन चीज़ के लिए मैं आपने पहले ही कहा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वोकेबलरी एंड द ग्रामर। थोड़ा सा मैं आपको आपकी समझ के लिए एक लाइन खींच देता हूँ कि जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल में जो स्टूडेंट्स या जो कैंडिडेट जो अच्छे हैं और जो रिलेटिवली कम अच्छे हैं, उनके बीच में थोड़ी सी क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को आप कैसे आप उसको कवर कर पाओ। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के जो कैंडिडेट हैं वो क्या है, एबल टू ड्रा कंक्लूजन्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट अबाउट व्हाट दे रीड। जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें क्या तो इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, सीधा सीधा ये कंक्लूजन वो निकाल पाते हैं। और वो तभी निकाल पाते हैं जब उनको समझ में आता है कि भाई हाँ क्या तो है इस लिखा इसमें, क्या कहना चाहता है और अब ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। जबकि इनके विपरीत जो रिलेटिवली जो कम कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स वाले जो पर्सन हैं, उनमें क्या है, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू टेल व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट। वो टेक्स्ट है वो किसके बारे में है, व्हाट ए करेक्टर इज सेइंग, करेक्टर क्या कह रहा है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जो इवेंट्स हैं उनमें सीक्वेंस क्या है, कौन सी किसके बाद हो रही है, उसका जो सीक्वेंस है वो नहीं बता पाते। इन्फ्रेंसेस मीन्स मीनिंग, कंक्लूजन्स निष्कर्ष, समरी एंड द इंटेंशन ऑफ द राइटर एट्सेट्रा। ये जो चीज़ें हैं उनको बता पाने में थोड़े प्रॉब्लम फेस करते हैं। और ये कोई मतलब अगर आपको लगता है कि इनमें से किसी एक चीज़ में आप अपने आप को प्रॉब्लम फेस करते हो, तो अपने आप को थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस महसूस करने की आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन है ये इस पार्ट ऑफ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मैटर है ये। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी इसमें आपको जो स्किल है वो डेवलप होती जाएगी। तो ओनली थिंग यू नीड टू डू इज़ टू प्रैक्टिस। आंसरिंग एक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। अब जब आप है ना प्रैक्टिस कर चुके, एग्ज़ाम में आप बैठ चुके हैं, तो आपको क्या ज़रूरी है, वो क्या स्ट्रेटजीज है जिसके बेसिस पे आप इसको आंसर को थोड़ा क्विकली और अच्छी तरीके से आप उसको कर पाएँ। वो वन बाय वन करके रीड द पैराग्राफ विद इंटरेस्ट। इम्पोर्टेंट चीज़ है इंटरेस्ट से पैराग्राफ को पढ़ें। वो इसलिए जो जैसे आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपकी रीडिंग स्पीड भी प्रॉपर रहेगी, आपकी रिटेनिंग कैपेसिटी है वो भी प्रॉपर रहेगी। और उस इन सब चीज़ों से कुल मिला के आप आंसर हैं वो एकदम सही सही टू द पॉइंट आप दे पाएंगे। इसलिए आपका जो इंटरेस्ट है वो ज़रूरी है। हो सकता है कि कोई भी पैराग्राफ है या कोई पोइटिक स्टैंज है वो आपका इंटरेस्ट का नहीं है, लेकिन वंस इट इज़ ऑन योर पेपर यू हैव टू गिव द आंसर्स, सो it is better to read with interest, and best way to develop the interest is look at it with curiosity। जिज्ञासा से आप इसको पढ़ें कि हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं जान सकता हूँ मेरे काम की है। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को क्यूरियोसिटी से पढ़ेंगे आपका इंटरेस्ट से पढ़ने की जो हैबिट है वो अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो इसमें आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो क्यूरियोसिटी है वो है ज्ञान का जो नॉलेज एक्विजिशन है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी डेवलप्स इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज द की फैक्टर विच affects your reading style. The second important thing, obviously you need improved vocabulary। आपकी जो vocabulary है वो improved होनी ज़रूरी है। मीनिंग आप वर्ड्स का
ये अगर याद है, आपको मालूम है, तो आप उसको समझ पाएंगे, समझेंगे, तो ही आगे बढ़ पाएंगे नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड टू नेक्स्ट सेंटेंस टू सेकंड सेंटेंस, एंड लाइक दिस। तीसरी चीज़ है जो फिगर्स हैं, अलंकार हैं, अलंकारिक जो प्रयोग है शब्दों का, वो आप समझ पाने में सक्षम होने चाहिए। आपको फिगर्स का मीनिंग मालूम होना चाहिए। ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कॉमनली यूज की जाती हैं, उसका मालूम होना चाहिए। अब ये सब वोकेबलरी, फिगर्स, ईडियम्स, ये भी आपके याद करने की चीज़ें हैं। यू हैव टू पिक ए डिक्शनरी, a suitable dictionary, and then learn with at your own। और जब आप पढ़ रहे हों उस टेक्स्ट को, रीड एंड आस्क देमसेल्व्स योरसेल्फ, व्हाट व्हाट हैज हैपेंड सो फार। 2 4 5 लाइन पढ़ी, एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद अपने आप से पूछें कि अब तक क्या हो चुका है, क्या क्या इवेंट्स हो चुकी हैं, कौन करेक्टर क्या बोल चुका है, राइटर क्या का कमेंट, किसने अब तक क्या कहा है, नरेटिव में अभी तक क्या क्या आया है आपके सामने। फिर क्या करें, उस पैसेज के बारे में, पैराग्राफ के बारे में एक आउटलाइन फ्रेम करें, एक पिक्चर ड्रा कर लें, जिससे आपको समझने में क्या रहे, आसानी रहे। तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिससे आपको आंसर करने में सहूलियत रहेगी। अब वही चीज़ें, कुछ चीज़ें जो आपकी जो रीडिंग है उसका आउटपुट है, उसको अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, कि अगर वो उन चीज़ों को ध्यान दिया जाए तो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ध्यान नहीं दिया जाए तो आपको डिसएडवांटेज होगा। तो वही चीज़ें हैं जो मैं पिछली बार मतलब कुछ मिनट पहले मैंने डिस्कस किया। सब्जेक्ट, इंटरेस्ट, कंसंट्रेशन स्पान, रीडिंग स्पीड, रिटेनिंग कैपेसिटी, रीडिंग एप्टीट्यूड। आपका सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट है कोई गिवन पैसेज, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो आप उसको अच्छी तरह सोलो कर पाते हो। आपके सब्जेक्ट का नहीं है तो आपको उसको सोलो करने में थोड़ी कठिनाई होती है। इंटरेस्ट से आप पढ़ते हो तो इंटरेस्ट से पढ़ने से जो बेनिफिट है वो क्या है, कंसंट्रेशन आपका इंक्रीज होता है, रीडिंग स्पीड बढ़ती है, आंसर कर पाने में भी आसानी रहती है। इंटरेस्ट से नहीं पढ़ते तो फिर क्या करता है, आप उस चीज़ को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते उस टेक्स्ट को, तो फिर आप आंसर करेंगे वो एकदम गलत करेंगे, और गलत करेंगे तो उसका भी एक नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो डबल लॉस होता है ना। तो इस तरह से इन तीनों चार 6 चीज़ें हैं, ये अफेक्ट करती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। इन पर आप काम करके क्या कर सकते हैं, आप जो अपनी एक्सरसाइज है उसमें शामिल करके क्या कर सकते हैं, जो रिजल्ट्स हैं आपके, आपका जो मार्क्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, और अ, उनको मैक्सिमम लेवल तक ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि उस टेक्स्ट पे, पैसेज पे, स्टैंजा पे आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके सिलेबस में डिफाइंड हैं, और नॉर्मली वो मैं आपको यहाँ रीडिफाइन कर देता हूँ। वही चीज़ें हैं कि कोई करेक्टर उसमें क्या बोल रहा है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। इफेक्ट और सिंपल मीनिंग है, ये पूछा जा सकता है कि भाई इस टेक्स्ट में ये इस पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में या किसी गिवन वर्ड या सेंटेंस का मीनिंग है, वो पूछ सकते हैं। एंटोनिम्स पूछ सकते हैं, सिनोनिमस पूछ सकते हैं, इन्फ्रेंस पूछ सकते हैं, इन्फ्रेंस मतलब मीनिंग। एटीट्यूड ऑफ ए करेक्टर, हिज साइड ओपिनियन, ये नहीं पूछेंगे। मैसेज ऑफ द पैराग्राफ, ये भी नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन पैराग्राफ से पूछे जाते हैं नॉर्मली। इंटेंशन ऑफ द राइटर, ईडियम्स, फ्रेजेज, वन वर्ड, ये पूछे जा सकते हैं। 9 पॉइंट का पूछे जाएंगे। 10th है फिगर ऑफ स्पीच, ये भी पूछे जाएंगे। सिलेबल एंड मैटर, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो एक अनसीन पैसेज से या सीन पैसेज से बनते हैं और पूछे जाते हैं। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें उसमें प्रिस्क्राइब हैं उनको अच्छी तरह तैयार करना है। स्पेलिंग एरर्स हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। 4 ऑब्जेक्टिव
जो अल्टरनेटिव होंगे उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से एक जो वर्ड होगा वो एकदम करेक्टली स्पेल्ड होगा, बाकी क्या होंगे, 3 गलत होंगे। आपको अगर याद है, आपने याद किया हुआ है, तो आप उसको जो सही जो वर्ड मीनिंग है, जो स्पेलिंग है, उस पर आप टिक कर पाएंगे। तो इस पार्ट के लिए सबसे ज़रूरी यही है कि आप खुद से ही इसको क्या करें, एक डिक्शनरी लें, या फिर को शॉर्ट जो डिक्शनरीज हैं उनको उठाएं, आपका जो प्रीवियस, अच्छा, हाँ, वर्ड फॉर्मेशन का जो टॉपिक्स हैं उनको ढंग से पढ़ें, और उनसे आगे बढ़ते बढ़ते क्या करें, अपनी जो वोकेबलरी है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं। वोकेबलरी एक बार बढ़ गई तो फिर आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, ये आपको पढ़ने हैं, और जो इडियम्स फ्रेजेज हैं, ये जो कॉमनली यूज हैं की जाती हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये आपको जो ग्रामर बुक्स हैं उनमें अच्छी इजीली मिल जाती हैं। तो आप उनको क्या करना है, उनको आपको याद करना है, सेंटेंस में यूज करके देखना है, और प्रैक्टिस करनी है। जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सोल्व करना है, तब जाके ये आपका 8 से 10 नंबर का जो ये पार्ट है वो आपका तैयार होगा। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगने वाली है नहीं, केवल आपका जो अटेंशन है और रेगुलर प्रैक्टिस है वो चाहिए इसके लिए। ईजिली आप आउट ऑफ 8, 8 में से 8 आप इसमें से मार्क्स हैं वो स्कोर कर सकते हैं 100%। पैराग्राफ को पढ़ने के लिए कुछ आउटलाइन है, वो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, मैं एक बार उसको आपको समझा देता हूँ। कि किसी भी पैसेज को अगर पढ़ रहे हैं तो उसका जो पैराग्राफ डिवीजन है उसको फॉलो करें। एक पैराग्राफ में लगभग 7-8 लाइन होती हैं, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे पैराग्राफ अरेंज होते हैं, और एक पैराग्राफ में एक आइडिया है वो एक्सप्रेस होता है। तो हर पैराग्राफ का आइडिया है वो, उसको आप नोट कर लें कौन से पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ है, और फिर आप उसको पूरे पैराग्राफ को, पैसेज को एक साथ रखते हुए उसकी जो थीम है वो नोट डाउन कर लें कि किसके बारे में लिखा हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ते पढ़ते क्या करें, आप अंडरलाइन करते चलें, और फिर इसको एक बार दोबारा से री रीड कर लें, पुनः पढ़ लें। फिर आप इससे जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब देने की कोशिश करें। ज़रूरत पड़े तो एकदम, ज़रूरत क्या पड़े, आंसर देने से पहले एक बार उससे आपका जो पैराग्राफ पैसेज है उसमें जाके कंफर्म ज़रूर कर लें, ताकि आंसर गलत नहीं हो जाए। आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, और फिर क्वेश्चन पढ़ा और तुरंत जो आंसर है उसको टिक कर दिया। अब यहाँ भी कई बार क्या होती है कि गलती होने के चांसेस रहते हैं। आंसर को टिक करने से पहले एक बार दोबारा उस पैराग्राफ में, पैसेज में जाएं, और वहाँ से जो रिलेवेंट जो लाइन है, जो पैराग्राफ है, उसको एक बार पढ़ लें, जो वर्ड है उसको पढ़ लें, कंफर्म कर लें, उसके बाद ही टिक करें, ताकि छोटी मोटी कोई अगर गलती होने की गुंजाइश रहती है तो वो भी दूर हो जाए। अगर किसी, अब देखो, नॉर्मल ये होता है कि अपनी अच्छी प्रैक्टिस भी होती है, वर्ड वोकेबलरी भी अच्छी है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, ग्रामर वगैरह वो भी अच्छी है, पैराग्राफ दिया हुआ है वो भी समझ में आ गया, आंसर भी कर रहे हैं, लेकिन एक दो प्रश्न ऐसा होता है, क्या होता है, वहाँ पर आपको कठिनाई होती है। वो कठिनाई किस वजह से आती है कि पर्टिकुलर जो कोई वर्ड है एकदम से नया आ गया, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं और उसका जवाब क्या दें, या फिर कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके